जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विंध्या दीदी। जय गुरुदेव। तो आज हमारे साथ विंध्या ठक्कर दीदी है और बहुत ही अमेजिंग आज की स्टोरीज होने वाली है। 1993 1993 में वो गुरुदेव से कनेक्ट हुई, उन्होंने अपना बेसिक कोर्स किया और तब से लेके अभी तक की कई सारी अमेजिंग उनकी गुरु स्टोरीज है। एडवांस कोर्स टीचर, सहज समाधि कोर्स टीचर, कई सारे हमारे जानकार है जिनकी वो हैप्पीनेस कोर्स की टीचर भी रही है। मेरे रिलेटिव्स भी है, अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले। तो बिंदिया ठक्कर दीदी के साथ बहुत ही सुंदर आज का डिस्कशन ये होने वाला है, उनकी गुरु स्टोरीज हम सुनेंगे। दीदी, ये हमारा छोटा सा इनिशिएटिव है, यूट्यूब चैनल है श्री श्री गुरु ग्रेस स्टोरीज, जिसपे हम जो आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर्स है उनको बुलाते हैं और गुरुदेव के आपके जीवन में जो पल आए, जो प्रसाद रूपी पल आपके जीवन में आपको मिले, वो हम सबके साथ आप शेयर करते हो। और हमें भी उसमें से काफी सारा सीखने मिलता है। हमें काफी सारा, वो हमको लगता है हम भी उस टाइम में से जा रहे हैं, वो अनुभव हमें भी मिलता है। तो हाँ, बहुत लोगों के रिप्लाई है कि दे आर फीलिंग दैट वो ग्रो कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल पथ पे, गुरु के प्रति उनका जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ वो सब ब्रेक हो रहे हैं। अगर कुछ रिजिडिटी है वो ब्रेक हो रही है, अपनापन बढ़ गया है। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है दीदी, हमने शुरू किया है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबसे यही कहूंगा कहूंगा कि ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए, सो दैट दिस कैन रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको आए। एंड नोटिफिकेशन एनेबल करना होगा आपको ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आए। जय गुरुदेव दीदी। सो 1993 में आपने आपका पहला कोर्स, क्या हाँ जी। बैकग्राउंड था, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? आई वाज साइंस स्टूडेंट। मतलब मैंने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट किया था और मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। सो जूलॉजी वाज द प्रिंसिपल। और उसके बाद मेरा रुचि था कि मैं पैथोलॉजी लेबोरेटरी ओपन करूं, बिकॉज इन माय फैमिली देयर आर मैनी डॉक्टर्स एंड एडवोकेट्स। तो मेरा भी मन था कि मैं भी डॉक्टर बनूं, पर कुछ मार्क्स कम आए, जिस वजह से फिर मुझे ये जूलॉजी और ये सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने पड़े। मेडिसिन नहीं ले पाई। और फिर जब उस समय मेरा लास्ट टीवाई चल रहा था, उस वक्त उसको लास्ट जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसको बोलते हैं। तो तब फिर मेरे जो ब्रदर है, और बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, मेगल भैया। तो सबसे पहले हमारे फैमिली में उन्होंने कोर्स किया आर्ट ऑफ लिविंग का। और उसके बाद फिर उनका मन था कि परिवार में सब ये करें। पर अब मदर फादर को थोड़ा समझाने के लिए उन्होंने सोचा पहले मैं मेरी बहन को करवाता हूँ। सो देन ही फोर्स्ड मी एंड ही एक्चुअली वांटेड कि मैं कोर्स करूं ताकि पेरेंट्स को भी हम समझा पाए। तो लाइक दैट आई डिड माय बेसिक कोर्स। उस वक्त बेसिक कोर्स बोलते थे। वो 1993 में मैंने यहाँ बड़ौदा में किया, जो ऑर्गेनाइज हुआ था। और बड़ा फनी चीज ये था कि ब्रदर को इतना विश्वास नहीं था कि मैं वो पूरा कोर्स करूंगी। तो वो अच्छा। बाहर बैठे रहते थे कि बीच में मैं कहीं निकल के चली ना जाऊं। सो दैट वाज अ 3 डे कोर्स एट दैट टाइम, जो अब फिर से वही स्ट्रक्चर शुरू हुआ है। तो बस ऐसे ही मेरा बेसिक कोर्स हुआ, पर उसके बाद कुछ खास ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ाव तब नहीं हुआ था। और 93 के बाद काफी थोड़ा लंबा गैप होने के बाद 94 में एडवांस कोर्स पहली बार बड़ौदा के पास पावागढ़ करके जगह है, तो वहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था। और वो कोर्स के लिए, मतलब एडवांस कोर्स मैंने पहले किया, मुझे करवाया गया। तो वो भी थोड़ा ऐसे पीछे पड़ के मुझे बोला गया कि नहीं, आप वो करो। और वो कोर्स जो मैंने किया, वो गुरुदेव खुद आए थे उस वक्त। मतलब तब तो इतना कुछ पता नहीं था गुरुजी क्या है, कौन है, और किस तरह से ये संस्था काम करती है, कुछ भी नहीं मालूम था। बस क्योंकि मेगल भैया चाहते थे कि कोर्स कोई करे, तो फिर मैंने वो कोर्स किया। और जो पहला इंटरेक्शन हुआ गुरुदेव से, वो उस वक्त उस एडवांस कोर्स में हुआ। जैसे एडवांस कोर्स में कई तरह की सेवाएं देते हैं ग्रुप्स में, तो मेरी सेवा गार्डनिंग की थी।
और मैं वो कुछ उसमें से बीड्स निकाल रही थी, कुछ गार्डन में कर रही थी। उस टाइम मैंने पहली बार गुरुदेव को देखा, जो उस वक्त आ ही रहे थे। और वो डेट्स भी इसलिए मुझे याद है कि मेरा जन्मदिन उस वक्त था, 21 सितंबर, और वो 3rd डे ऑफ द कोर्स था। और फिर वो बर्थडे भी था, फिर गुरुजी से मन था कि मिलके कुछ बात करें। तो ऐसे हिम्मत तो थी नहीं, पर जैसे कई लोगों को पता है, गुरुदेव जब इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं तो फिर धीरे धीरे सब लोग जुड़ते 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 एक पूरी उनके पीछे एक लाइन होती है जो चलती है। तो ऐसे ही हमारे कोर्स में उस वक्त करीब 150-200 लोग थे, जो मेरे हिसाब से उस समय में कहते हैं कि बैंगलोर आश्रम वो एक ही आश्रम था जहां एडवांस कोर्स होते थे। तो वो पहली बार आश्रम से बाहर वो कोर्स हो रहा था, और काफी बड़ा कोर्स माना जाता था, क्योंकि उस समय में 80-100 का कोर्स सबसे बड़ा माना जाता था। तो वो जब कोर्स हुआ, उसमें लास्ट जो 3rd डे, मतलब सेकंड लास्ट डे, रात में गुरुजी वॉक के लिए निकले और हम सब उनके पीछे पार्टिसिपेंट सब चल रहे थे। और मेरा थोड़ा नेचर काफी ऐसे इंट्रोवर्ट रहा है, शाय इंट्रोवर्ट, कुछ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी, काफी अंदर ही अंदर अपने आप में रहती थी। तो मन तो था कि बर्थडे है, गुरुजी से मिलना है, अब कैसे मिलेंगे। फिर पता नहीं अचानक शायद जो भी एक एनर्जी आ गई। मैं अभी भी कई बार सोचती हूँ कि मैं कैसे ऐसे आगे पहुंच गई। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं सबसे आगे गुरुजी के पास पहुंच गई। और जैसे ही मैं पहुंची, फिर मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुजी आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। सो गुरुजी ने पहले देखा और फिर स्माइल करके बोला, ओह ओके, यू वांट टू टॉक टू मी। तो फिर जो कुछ लोग चल रहे थे एकदम नजदीक, उनको बोला, आप सब पीछे चलो, हम इनसे बात करेंगे। अब वो, आई वॉज अराउंड, आई डोंट नो, 20-22 साल की जो उम्र होती है, उसमें कोई ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ नहीं होते, ना कोई स्ट्रेस होता है। पर बस वो एक मौका था कि जन्मदिन है और मिलना है। तो फिर गुरुजी ने काफी 10-15 मिनट मेरे साथ कुछ कुछ वो बातें करते रहे। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट गुरुदेव, और उनसे इंटरेक्शन भी हुआ मेरा। उसके अच्छा, उसमें एक चीज और भी हुई कि लास्ट डे, बिकॉज वो तब ना कोर्स ऐसे होते थे जिसमें गुरुदेव खुद ही कोर्स लेते थे, मतलब सिर्फ योगा के लिए कोई और टीचर होते थे, बाकी सारे मेडिटेशन सब कुछ लाइव होता था। गुरुदेव खुद ही होते थे, वही बैठते थे और वही कराते थे। सत्संग में भी गुरुदेव होते थे, ज्ञान भी गुरुजी बोलते थे, मतलब सब गुरुजी से मुख से ही सुनते थे। और लास्ट डे गुरुजी ने ऐसे हम सबको एक राउंड सर्कल में बिठाया और बोला, सबको अपना अनुभव बताना है। तो मेरे वो जो 3-4 दिन कोर्स के थे, वो बहुत ही अमेजिंग थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा सकते, पर कुछ अंदर से कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। तो तब फिर जब मेरा टर्न आया, तो गुरुजी ने पूछा कि हाँ बोलो, कैसा लगा, क्या आपने सीखा। तो मैंने कहा, गुरुजी बहुत ही बढ़िया लगा, पर मेरा एक प्रश्न है कि ये जो मुझे अभी अच्छा अंदर से जो लग रहा है, मैं जब वापस जाऊंगी तो मेरे वही फ्रेंड सर्कल है, वही सब लोग हैं, तो मैं वापस वैसे हो जाऊंगी, ये जो महसूस कर रही हूँ ये तो चला जाएगा। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये जो अभी महसूस हो रहा है ये हमेशा बना रहे। तो तब फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, तुम ऐसा करो, हर 6 महीने में ऐसा एडवांस कोर्स रिपीट कर लिया करो। और जब तुम एडवांस कोर्स रिपीट करते रहोगे, तुम ऐसे बन जाओगे, और जब तक ना बनो तब तक करते रहो। तो ये बड़ा सिंपल सा उन्होंने बता दिया। फिर पता नहीं कैसा हुआ, क्या हुआ, ये ट्रेन चल ही पड़ी है, रुक ही नहीं पाई फिर। तो मुझे याद है कि सितंबर, जैसे मैंने बताया मेरा जन्मदिन है 21 को, तो वही वीक में मैंने वो पहला एडवांस कोर्स किया। फिर दूसरा दिसंबर में बैंगलोर जाके किया।
फिर मार्च में जैसे गुरुदेव ऋषिकेश होते हैं तो वहां जाके किया, फिर मई में वापस बैंगलोर चले गए और फिर नवंबर में टीटीसी किया। तो थोड़ा सा इस तरह पहले से आपने जो आप बैंगलोर आश्रम में गए थे, उस पहली बार गुरुदेव से पहली बार मिले, आश्रम देखा पहली बार, निकलते वक्त ये पहली बार गुरुदेव को शक्ति कुटीर से बाय करना, क्या वहां उस वक्त की कुछ स्टोरीज, बैंगलोर आश्रम की कुछ स्टोरीज, या कहीं बैंगलोर सिटी में गए होंगे किसी प्रेक्षणीय यस, स्थल को देखने, तो उस वक्त की कुछ स्टोरी। एक्चुअली ऐसा था कि पहला जो गुरु जी से मिलना हुआ ये तो यही गुजरात में पावागढ़ में हुआ। उसके बाद जब मैं पहली बार आश्रम गई तो आश्रम मतलब मैं जब एंटर हुई तब तो छोटा सा आश्रम था, मतलब अभी के कंपैरिजन में वो छोटा सा था। पर जैसे एक वो होता है ना दिमाग में कि आश्रम मतलब कोई ऋषि मुनियों का ऐसा जगह जहां तुम जा रहे हो। तो मुझे याद है जैसे आप पूछ रहे हो कि मैं पहली बार जैसे ही आश्रम में मैंने कदम रखा तो मेरे माइंड में आया कि अगर स्वर्ग जैसा कुछ है तो वो यही हो सकता है। मतलब वहां का कुछ एनर्जी इतना अच्छा लगा अंदर से, एकदम शांत। और तब आश्रमाइट्स भी बहुत कम होते थे, सिर्फ 4-5 आश्रमाइट होते थे जो आश्रम का पूरा ध्यान रखते थे। उसके अलावा बस हम लोग जो कोर्स करने जाते थे वही लोग होते थे। तो खाना बनाने में भी हमें करना है, गद्दों को भी हम बिछाते थे, चदरें भी हम धोते थे, मतलब आश्रम का होल एंड सोल सब चीजें हम करते थे। पर मुझे जो एक चीज याद है, मुझे बड़ा क्यूरोसिटी होता था कि गुरु जी को सब लोग याद है क्या, वो गुरु जी कैसे जानते हैं सबको। तो जब मैं वहां जैसे मैं पहले तो पावागढ़ मिली, फिर दूसरी बार जब बैंगलोर में मिली तो मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुजी आपको याद है हम मिले हैं पावागढ़, गुजरात आप आए थे। तो गुरुजी बोला हाँ। और फिर मैंने कहा तो फिर गुरुजी आपको याद है मेरा नाम क्या है। तो गुरुजी बड़े प्यार से गाना गाते थे, वो मैं नहीं गाना चाहती, पर वो मेरे नाम से वो गाना गा के मुझे याद करते थे। तो मैं जब गुरुजी से ये पूछा, फिर गुरुजी ने मुझे पूछा तुम करते क्या हो। अब ये ना ऐसा ही सिलसिला बन पड़ा कि मैं जब भी गुरुजी से मिलूं, मैं गुरुजी से हमेशा पूछती थी, क्योंकि मुझे क्यूरोसिटी होती थी उनको याद रहता है इतने सारे लोगों से मिलते हैं। तो मेरा नाम, मैं उनको नाम पूछती थी और गुरुदेव हमेशा मुझे पूछते थे कि तुम करते क्या हो। तो ऐसा ही वो बना रहा, ऐसे ही चलता रहा। फिर मुझे याद है कि जैसे मैंने बताया कि एक के बाद एक कोर्स चलते रहे। तो नवंबर से पहले जैसे मई में जब मैं गई थी तो गुरुदेव ने ऐसे ही मुझे पूछा तुम क्या करते हो इन दिनों में। तो उस वक्त मैं एक लैब में जॉब कर रही थी, क्योंकि मेरा थोड़ा प्लानिंग तब तो यही था कि आगे जाके मैं एक पैथोलॉजी लैब ओपन करूंगी किसी के साथ, कोई डॉक्टर के साथ ऐसे मिला के। तो उसके लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो मैं वो एक्सपीरियंस गैदर कर रही थी। और जब गुरुजी ने ऐसे पूछा तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे लैब में काम करती हूँ और ऐसे ब्लड टेस्ट वगैरह वो सब मैं करती हूँ। तो गुरुजी बोला अच्छा अच्छा अच्छा। और उस समय जो गुजरात के जो हमारे टीचर्स थे उनको तो ये था कि नहीं नहीं तुम टीचर बनो, तुम टीटीसी करो। और मैंने कहा टीचर तो कैसे बना जा सकता है, मेरे को तो बोलना ही नहीं आता, मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ और ये भी ज्ञान कैसे बोल सकती हूँ, जबकि मैं खुद पहले वो जीना तो शुरू करूं। तो गुरुदेव ने शायद उन्होंने बताया होगा या जैसे भी, तो गुरुजी ने मुझे पूछा तो तुम टीटीसी कर लो। तो गुरुजी ने ऐसे नहीं बोला कि कर लो, मतलब वो एक तरह का क्वेश्चन था कि तुम टीटीसी कर लो। तो मैं कुछ बोल नहीं पाई और मैंने ऐसे इशारा किया कि मैं कैसे कर सकती हूँ। तो फिर गुरुजी ने मुझे एक चीज बोली जो मुझे अभी तक याद है। तो गुरुजी कहते हैं कि क्या तुम आम बन के रहना चाहते हो या तुम समाज में कुछ खास कार्य करना चाहते हो। अब वो उस वक्त तो नहीं समझ में आया कि आम क्या है और खास क्या है। पर जब मैं फिर वापस घर आई फिर वो दिमाग में चलता रहा वो बात। और फिर जब मैं नवंबर में मैं कोर्स करने गई थी, वैसे ही जैसे एडवांस कोर्स करते हैं, और गुरुजी से तब जब मिली फिर गुरुजी ने बोला हाँ तो फिर टीटीसी कर रहे हो ना। और बस ऐसे किया मैंने टीटीसी। और मुझे याद है कि जब मैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए गई तो
कुछ बॉम्बे से भी थे, कुछ अब्रॉड के भी थे। मतलब बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था उस वक्त हमारे टीटीसी का। आई थिंक हम 28 या 29 लोग थे टीटीसी कोर्स में। और हमारे टीचर थे कृष्ण जी, जो कनाडा से है। और किशन जी बहुत स्वीट और बड़े प्यार से, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ऐसे टीटीसी लेते थे। मतलब बहुत इजी गोइंग था। पर फिर भी मैं इतनी शाय और इंट्रोवर्ट थी, तो मुझे कुछ बोलना आता ही नहीं था। मतलब मैं बोल ही नहीं पाती थी। तो मुझे याद है कि दूसरे या तीसरे टीटीसी के दिन पे मुझे आगे बुलाया गया, और जो जो पॉइंट्स वो सिखाए तो बोले कि अब आप उस पॉइंट्स को सिर्फ फिर से दोहराओ। मैं वहां जाके फ्रोज हो गई एकदम। सबके सामने खड़े होके मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं बोलूं क्या। तो 10 मिनट के लिए उन्होंने मुझे समय दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 मिनट तक मैं एक वर्ड भी नहीं बोल पाई, नॉट ए सिंगल वर्ड। फिर मुझे इतना खराब लगा, मैं बैठ गई। और अंदर ही अंदर इतना बुरा लगा कि अरे सब लोग क्या सोचेंगे, और कुछ भी नहीं बोल पाई। और सभी यंग थे, छोटे छोटे थे, तो एक दूसरे का थोड़ा हंसी मजाक करते ही रहते, तो सब हंस भी रहे थे। मुझे काफी अंदर से वो फील हुआ। फिर उस रात को मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, कल मैं जो भी आएगा मन में बोल दूंगी। और दूसरे दिन मैंने किशन जी को सामने से हाथ उठा के बोला कि किशन जी मैं बोलना चाहती हूँ। तो किशन जी बोला सच में बोलोगे? तो मैंने बोला हाँ। और मैं वहां खड़े होके फिर जो भी मन में आया, जैसा भी पॉइंट समझ में आया, वो बोल दिया। तो किशन जी ने बीच में रोका और बोला आज क्या खा के आए हो कि इतना पट 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 सब बोल रहे हो। तो इस तरह से फिर मैंने वो टीटीसी किया। और उसके बाद गुरुदेव ने, क्योंकि जब मैं टीटीसी कर रही थी तो मेरे घर से फोन आ ही रहे थे, मतलब बार बार आते रहते थे। तो उस वक्त एक ही फोन होता था जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पे होता था, उसी का कनेक्शन गुरुदेव की कुटीर में होता था। तो मुझे याद है कि गुरुजी ने मुझे इन बिटवीन टीटीसी बुलाया और पूछा था कि घर पे बोल के आए हो कि नहीं। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, घर से बोल के ही आए हैं, पर इतना लंबा रहेंगे वो शायद उनको नहीं मालूम होगा, क्योंकि मैं सिर्फ एडवांस कोर्स करने आई थी। तो फिर गुरुजी ने बोला फिर ऐसे करो, जैसे ही टीटीसी खत्म होती है फिर आप घर चले जाना इमीडिएटली दूसरे दिन। तो फिर उस वजह से मैं फिर वहां से तुरंत ही दूसरे ही दिन निकल आई थी। फिर मुझे जो याद है कि उसके बाद फिर मार्च में जब मैं गई, तो मार्च में होली का जो समय होता है, तो तब फिर गुरुजी ने मुझे एज अ टीचर ब्लेस किया था कि चलो घर पे सब ठीक है, तो अब तुम कोर्सेज सिखाना शुरू करो। दीदी ये सब जो समय था आश्रम में टीटीसी के दौरान, नवरात्रि, आपने कई सारे नवरात्रि अटेंड किए होंगे उस पर, या कभी गुरुदेव से शक्ति कुटीर में इंटरेक्शन हुए होंगे, या कुछ और चीजें, तो कुछ छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंसेस होंगे, ऐसे कुछ याद है? बहुत सारे इंसिडेंसेस है जो मुझे याद है। अब जैसे नवरात्रि की बात हो रही है, तो मेरा पहला नवरात्रि 1996 में ही किया था मैंने। मतलब वो भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, पर गुरुदेव ने बोला कि देखो बहुत अच्छा रहता है, तुम लोग रुक जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग जो भी टीचर्स उस वक्त एक साथ गुजरात से जाते थे, तो हम लोग रुक गए। और बहुत छोटा सा वो नवरात्रि पूजा होता था, उसकी मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स भी है जो मैं अभी भी देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे घर में पूजा होती है, ऐसे ही जो पुराना मेडिटेशन हॉल है, जो अभी जहाँ पे ज्यादातर ऑफिसेस बन गए हैं अपने, तो वो जो मेडिटेशन हॉल है वहां नीचे ही गुरुदेव बैठते थे एक चेयर पे, और अम्मा और पिताजी यजमान होते थे तो वो भी नीचे बैठे थे। और विष्णु जी जो अपने पंडित थे तब, विष्णु जी और उनके साथ एक और थे, वो लोग भी नीचे बैठ के साइड में पूजा कराते थे। और हम, मुझे याद है हम सिर्फ 35-40 लोग थे उस नवरात्रि में। तो जैसे घर में जब पूजा होती है तो सब कैसे बैठते हैं एक ही कमरे में, बस वैसे ही हमारा बैठ के वो पूजा चल रहा था। पर
गुरुदेव जब नवरात्रि, हमको मालूम ही है, नवरात्रि में गुरुजी तो मौन रखते हैं, तो उस वक्त भी वो मौन रखते थे। और उस वक्त का कुछ अलग ही, मतलब अभी भी पर वो, क्योंकि हम कम लोग होते थे और बहुत ही अलग एनर्जी का एक्सपीरियंस होता था। मे बी क्योंकि मैं भी नई नई थी, तो मुझे भी वो नई नई एनर्जी एकदम वो बड़ी अच्छा लगता था। और एक चीज और इससे याद आ रही है कि भानु दीदी जो गुरुदेव के सिस्टर है, बहुत स्वीट थे। दीदी की वजह से हम सबने साड़ी पहनना शुरू किया, क्योंकि हमें साड़ी पहनना ही नहीं आता था। और दीदी हमको वो एक क्या बोलेंगे, थोड़ा सा प्यार भरा लालच देते थे, क्योंकि नवरात्रि में जो जड़ी बूटियां होती है, जो हवन सामग्री होती है, वो कि उसकी जो टोकरियां होती है, वो अगर उठानी है तो आपको नहा धो के साड़ी पहन के आना पड़ेगा, ये दीदी बोलते थे। तो हम लोग उस टोकरी को उठाने के लिए सब नहा धो के, जैसे भी साड़ी आती थी पहन के पहुंच जाते थे। और फिर वो सामग्री एक के बाद एक लेके हम सब वो पंडित को लाके देते थे। तो बेसिकली वो गुरु जी के पास से गुजरने का मौका मिलता था, और लगता था कहीं गुरु जी की छोटी सी नजर पड़ जाए कि हाँ, ये भी एक मेरी प्यारी सी है जो डिवोटी यहाँ काम कर रही है। तो इस तरह से उसलिए वैसे हम रहते थे। फिर मुझे एक चीज याद आ रही है कि 5th या 6th डे ऑफ नवरात्रि, स्वामी सद्योजाता जी जो है, उन्होंने मुझे, मतलब मैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पे थी, तो मुझे बुलाया और पूछा कि तुम साइंस स्टूडेंट हो ना, तुमने जूलॉजी पढ़ा है? तो मैंने कहा हाँ। बोलते फिर तुम्हें ड्राइंग करना आता हो? मैंने कहा हाँ। तो बोलते फिर ठीक है, तुम एक काम करो, आज दोपहर में मैं गुरुदेव के पास जाऊंगा, तो आप लोग भी साथ चलना। तो मैंने बोला आप लोग मतलब? तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने तनुजा जी को भी बोला है, सेजल जी को भी बोला है, तो हम आप तीनों साथ में आना। और उस समय में गुरुदेव हमको 3 देवियों करके बोलते थे कि ये 3 देवियां हैं, क्योंकि हम हमेशा साथ ही होते थे, कुछ भी करते थे साथ करते थे, घूमते थे साथ, जाना भी साथ। तो फिर मुझे याद है कि हम लोग गुरुजी के कुटीर में गए दोपहर में। और आई थिंक तनुजा दीदी और सेजल दीदी दोनों ने शायद ये शेयर किया है, पर मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत मेरे मेरा बहुत ही स्पेशल एक एक्सपीरियंस है। तो जब हम वहां बैठे, तो कुछ देर तक तो गुरुदेव कुछ नहीं बोले, और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब हम चले तो कदम का भी आवाज ना आए, उस तरह से जाके हम बैठे। और थोड़ी देर तक बैठे, फिर इतना अच्छा ध्यान होने लगा। फिर एकदम से गुरुजी ने एक कागज निकाल के दिया, तो मैं आगे थी, तो मैंने वो कागज लिया, और उस कागज पे परा अपरा इस तरह से गुरुदेव ने खुद ही कुछ लिखा हुआ था। तो कुछ तो गुरुजी ने लिखा था, फिर गुरुजी ने बोला देखो इसमें कुछ कुछ ऐड कर लो। तो फिर मैंने, क्योंकि तनुजा जी बाजू में थे, तो मैंने बोला आप लिखो जो गुरुदेव बोलते हैं, क्योंकि वो एक भी शब्द भूलते नहीं है, जो गुरुजी बोलेंगे वो वर्ड टू वर्ड लिख सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर तनुजा दीदी ने वो पूरा लिखा। फिर हम लोग बाहर गए और फिर हमने उसका वो चार्ट बनाया। और मुझे याद है वो चार्ट भी 2-3 बार गुरुदेव ने चेंज करवाया। फिर लास्ट में मैंने एक बनियान ट्री बनाई। मैं वडोदरा से हूँ, तो वो वर्ड ही बनाया, और वर्ड के अलग अलग वो वेदास और उपनिषद, वो जो पूरे ब्रांचेस है परा अपरा के, उस तरह से पूरा वो बनाया। और वो करीब 1 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पे वो चिपका के रखा था, जो मुझे अभी तक याद है। सो दैट्स अ वेरी प्रेशियस मेमोरी। उसके अलावा मुझे एक चीज और याद आ रही है कि एक बार मैं गुरुदेव के कमरे में बैठी थी, मतलब वो जो कुटीर है उसमें बैठी थी। उस वक्त 2 ही कमरे होते थे, एक बाहर और एक अंदर। तो अंदर के कमरे में गुरुदेव सोते थे, ध्यान का उनका जगह था। और बाहर का जो कमरा है उसमें सब लोग बैठते थे और गुरुजी से स्टोरी सुनते थे, बैठे रहते थे। तो नए नए थे, और मैं वहां जब बैठी थी, तो मैं एक्चुअली जब गुरुजी उस वक्त का जो समय था, वो ऐसा था कि कभी भी दरवाजा बंद नहीं होता था, वो हमेशा खुला रहता था, जो आजकल नहीं है। तो हम लोग कभी भी दिन में
दिन में 10 बार जाते थे, आते थे, गुरुदेव कभी मना नहीं करते थे। तो वो जब भी जाते थे, कुछ काम है वो करते थे, बैठते थे, फिर निकल आते थे। तो ऐसा ही शाम का समय था सत्संग के बाद का। तो सब लोग बैठे थे, फिर गुरुदेव कुछ कुछ स्टोरीज भी सुनाते थे वेदों की, कुछ बात ज्ञान की होती थी। तो हम सबको वो बहुत था कि कुछ प्रेशियस, कुछ छोटी छोटी बातें गुरु जी से जो समझ में आ जाए। तो मैं वहां बैठी थी, और वो मेरा एक पहला ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं अभी उसको अभी भी वर्ड्स में नहीं रख पाती हूँ कि वो मैं सो गई थी या वो मैं क्या हो गया था, मतलब ध्यान में थी या सो गई थी, क्योंकि बात सुनते सुनते मेरी आंख एकदम लग गई। और मैं वहां बैठी थी जहां अंदर जाने के कमरे का दरवाजा था, क्योंकि पूरा भरा हुआ था तो वही जगह खाली था और मैं वहीं बैठी थी। मेरे माइंड में ये भी आ रहा था कि अगर गुरुदेव अभी उठेंगे तो सबसे पहले मुझे उठना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजे के पास ही बैठी हूँ। बट आई डोंट नो, वो मैं आई बिकेम हेल्पलेस, और मैं ऐसे ही उस कुछ अवस्था में चली गई। जब मेरी आंखें खुली तब गुरुदेव मेरे पास खड़े थे और मेरे सिर पे पानी डाल रहे थे। तो वो एक बड़ा, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था जो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता था। और मुझे एक और चीज याद आ रही है कि एडवांस कोर्स जब मैं करती थी, एडवांस कोर्स में भी ऐसे होता था कि मैं सो जाती थी। और उस वक्त तो गुरुदेव खुद वहां बैठते थे ना स्टेज पे और ज्ञान बताते थे। और मेरा ऐसा होता था कि जैसे ही गुरु जी ज्ञान बोलते थे सत्संग में, और मेरा लगता था कि कई समय का नींद अब शुरू हो गया। और फिर जैसे ही गुरु जी ज्ञान खत्म करते थे, मैं फ्रेश बैठ जाती थी। और एक बार तो अमेजिंग ये हुआ था कि वो बोल रहे थे गुरुदेव, और तब ऐसा होता था ना, ज्यादातर इंटरनेशनल ज्यादा आते थे कोर्स में, एडवांस कोर्स में बैंगलोर में। तो मैं जहाँ बैठी थी मेरे पास कुछ इंटरनेशनल्स बैठे थे, और उसमें से शायद एक लेडी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं जैसे गुरु जी ज्ञान बोलना शुरू हुआ, मेरा वही शुरू हो गया, मेरे को नींद आने लगी। फिर मैं धीरे धीरे बैठ गई, बैठे बैठे फिर लेट गई, तो मैं लेट के सो गई थी। और जब मैंने आंखें खोली तो गुरुजी मेरे पास खड़े थे। वो गुरुजी तो इतना सबका ध्यान रखते हैं ना। तो लेडी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे पास खड़े होके उसको बोल रहे थे यू टेक विटामिन सी। फिर वो गुरुजी कई बार अपने ही कमरे से ऑरेंजेस और ये सब मंगवा के फिर उनको देते थे। तो ये सब प्रोसेस चल रहा था, और मैं वहां लेटी हुई थी। ये टीटीसी से पहले की बात है। तो और उससे पहले गुरुजी ने बोला था तुम टीटीसी करो। तो मैं जब वो लेटी थी और मैंने देखा कि गुरुजी तो यही खड़े हैं, तो तब मुझे लगा कि आज गुरुजी ने सोचा होगा मैंने इसको क्या बोल दिया टीटीसी करने के लिए। ये तो ज्ञान में सो जाती है। तो इस तरह के कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। एक और याद आ रहा है, आप बोले तो मैं बोल सकती हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल। तो ऐसा था कि मुझे एक याद है कि मैं गुरुजी के कुटीर में थी, और कुछ वहां ना वो जो गांव के लोग होते हैं, ऐसे कुछ लोग मिलने आए थे। तो गुरुजी कन्नड़ में या जो भी वो लैंग्वेज में बात कर रहे थे, मुझे वो समझ में नहीं आया। तो हम कुछ 4-5 टीचर, तब तो मैं टीचर नहीं थी, जो कुछ टीचर्स थे और मैं वहां बैठी थी। फिर गुरुजी ने बोला तुम एक काम करो, देखो वो ब्लैक बैग में से कुछ पैसे है, कुछ उन्होंने, मुझे अभी याद नहीं है, कुछ पैसे वो बोले कि उतने लेके आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अंदर गई। फिर ब्लैक बैग खोला, सब कुछ खोल के देखा, मुझे कहीं पैसे नहीं, मतलब 1 रुपया भी नहीं दिखा। तो मैं, काफी टाइम हो गया, तो फिर गुरुजी ने किसी और को भेजा कि देखो वो कहाँ, क्या हो रहा है, मतलब कहाँ ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो जो आए उन्होंने बोला चलो एक काम करते, ब्लैक बैग ही ले जाते हैं गुरुजी के पास। तो फिर हम लोग ब्लैक बैग ले जाके गुरुदेव को दिया, और मैंने फिर कहा गुरुजी इसमें कोई पैसे नहीं है। तो गुरुजी ने बोला नहीं तुमने देखा नहीं होगा। और जैसे मैंने तो नीचे रखा था, वो ऐसे ही बात करते करते हाथ डाला, और इतना, वो जो भी पैसा था वो निकाल के, वो रुपए किसी वो उनको देना था गांव वाले व्यक्ति को, तो वो दे दिया। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने हर एक जिप खोल के हर एक पॉकेट को देखा कि पैसे है ही नहीं। तो फिर मैंने, जब वो चले गए, फिर मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी ये कैसे पॉसिबल है, पैसे तो थे ही नहीं।
तो तब गुरुजी ने एक चीज बोली थी जो मुझे अभी भी याद है कि जब तुम नारायण के साथ होते हो ना तो लक्ष्मी की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वो एक मेरा वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो मैं अभी भी मुझे समझ नहीं आता वो कैसे निकले आए पर ऐसे वो एक अनुभव है मेरा। दीदी जैसे आश्रम की स्टोरीज होती है वैसे ऋषिकेश का अपना मस्ती है। हाँ, तो ऋषिकेश में भी यू हैव स्पेंड टाइम विद इन, क्या क्या याद है ऋषिकेश? वो समय ऐसा था ना दिग्विजय जी की ज्यादा कोर्स ही होते थे और कोई ज्यादा सेवा प्रोजेक्ट्स थे नहीं, तो हमको काफी समय मिलता था गुरुदेव के साथ। तो मुझे याद है कि ऋषिकेश जब मैं पहली बार गई, मतलब क्योंकि हम यंग थे, छोटे थे और कभी भी अपने घर से बाहर ऐसे निकले नहीं थे, तो मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेघल भैया और ये सब तो ऑलरेडी पहले से जा चुके थे। अब मुझे बड़ौदा से ऋषिकेश जाना था, तो मुझे काफी डर लग रहा था कि मैं अकेले वहां कैसे जाऊं। फिर मैंने ऐसे किया कि एक देहरादून ट्रेन है जो सबसे स्लो ट्रेन होती है, पर वो डायरेक्ट बड़ौदा टू ऋषिकेश है। तो फिर मैंने उसमें हमारा टिकट फर्स्ट एसी का करवा दिया और पेरेंट्स ने यहाँ से बिठा दिया, बोला वहां उतरना और मेघल को यहाँ से बोल दिया था कि मेघल जी आप उनको, मतलब मम्मी पापा ने बोला था कि तुम ले आना उनको जाके ना। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ से वहां पहुंच जाऊंगी, अब मेघल भैया आ जाएंगे मुझे ले जाएंगे, तो हो गया सब सेट। अब अमेजिंग चीज ये हुई कि मैं स्टेशन पहुंच गई, वहां उतर के आधा घंटा मैंने वेट किया, मुझे कोई वो दिखे नहीं। और उस वक्त तो मोबाइल थे नहीं, ना मुझे आश्रम का कोई नंबर मालूम था कि मैं फोन करूं। मुझे सिर्फ एड्रेस पता था कि ये आश्रम का एड्रेस है। तो फिर मैं 1 घंटा, मुझे याद है कि 1 घंटे तक मैंने वेट किया। फिर डरते डरते कुछ लोग जा रहे थे तो उनको पूछा कि यहाँ से, क्योंकि वो हरिद्वार तक ट्रेन जाती, हरिद्वार से ऋषिकेश कैसे जाना है, तो उसमें उस वक्त वो एक बड़ी सी ऑटो रिक्शा चलती थी जिसमें 6 से 8 लोग बैठ के जाते थे। तो फिर उन्होंने बोला हम भी हरिद्वार जा रहे हैं आप भी आ जाओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बैठ गई। जैसे तैसे करके मैं आश्रम पहुंच गई, क्योंकि उस वक्त ऐसा था ना कि गंगा के इस किनारे वो ऑटो वाले छोड़ते थे, फिर हमको राम झूला पूरा क्रॉस करके सामने जाना और फिर आश्रम जाना। काली कमली वाला जो आश्रम है वो ऑपोजिट साइड गंगा जी के है, तो वहां हम कोर्स मतलब उसके लिए गए। जब मैं वहां पहुंची फिर मेरे मन में आया कि अब मेघल भैया कहीं तो दिखने चाहिए। अब जैसे ही वो दिखेंगे फिर मैं उनका थोड़ा क्लास ले लूंगी कि मुझे लेने क्यों नहीं आए, मैं इतनी डरी हुई थी। फिर नहा धो के सत्संग में गए, सत्संग हुआ, सत्संग के बाद रात में मौका मिला गुरुजी से मिलने का। तो उस वक्त तो ऐसा ही होता था कि एवरी डे गुरुजी से मिलना ही है, उनके दर्शन करने ही है, थोड़ा उनके पास बैठना है, तभी तृप्ति होती थी, नहीं तो होती ही नहीं थी। तो जैसे ही मैं वहां पहुंची फिर मैंने मेघल भैया को वहां बैठे हुए देखा, और जैसे मैंने उनको वहां बैठे देखा फिर मैंने कहा कि मतलब नजर से ही बोला कि अब आप नीचे आइए फिर आपसे बात करनी है। और मुझे लगता है गुरुदेव ने ये चीज समझ ली, तो तुरंत ही गुरुजी ने मुझे देखा और बोला कि तुम मेघल को कुछ मत बोलना, मैंने ही उनको मना किया था आने के लिए। मेरा एकदम से ऐसा हो गया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं अकेली, वो भी लड़की, इतने दूर से आई, कुछ पता नहीं था। तो गुरुजी ने बोला ये तो तुम्हारा पहला ट्रैवलिंग है, अभी तो तुम्हें बहुत सारा ट्रैवलिंग करना है। तो तब वो पहला मेरा अकेला ट्रैवल था, और उसके बाद तो अब मुझे लगता है देखो 25-26 साल हो गए, बस ट्रैवल हो ही रहा है। तो मुझे याद है होली के समय, फिर कई बार शिवरात्रि भी ऋषिकेश में हुई है, और मतलब बहुत सारा अच्छा समय हमने वहां बिताया है। तो होली का तो ऐसा है कि उस वक्त गुरुदेव, होली मतलब ऋषिकेश, और ऋषिकेश मतलब कलर से, हम लोग जैसे सब एक दूसरे को कलर से रंगते हैं ना, वैसे ही हम गुरु जी को भी कलर से रंगते थे तब। और गुरु जी भी बड़े प्यार से हमको भी कलर लगाते थे। और उसके बाद फिर जाके गंगा जी में स्नान करना है, गंगा जी में डीप लेना है। और वो जो 1 महीना हम ऋषिकेश रहते थे,
उसमें कंपलसरी था कि सभी को सुबह सुबह उठ के गंगा जी में स्नान करना ही है, मतलब वहां जाके डिप लेना ही है। और हमको सबको बड़ा डर लगता था कि इतनी ठंड में कैसे जाएंगे। तो गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जब मैं जाता हूँ मेरे पीछे आप आ जाओ, और उस वक्त डिप लोगे तो पानी गर्म होगा। और हम वो मान लेते थे और गंगा जी में जाके स्नान कर लेते थे। तो एक तो वो बड़ा सुंदर मेमोरी है जो आजकल थोड़ा कम हो गया है। दूसरा मुझे शिवरात्रि का याद आ रहा है कि वो जो शिवरात्रि का टाइम था, तो जैसे गुरुदेव कहते हैं कि वो रात्रि बहुत स्पेशल है शिवरात्रि। तो हम लोग सब लोग वो सर्कल, बड़ा सा वो काली कमली वाला आश्रम है, उसमें बीच में गुरुदेव का कुटीर होता था और साइड में पूरा सर्कल में ऐसे हम चल सकते हैं, ऐसा ग्राउंड था। तो हम ऐसे घूम रहे थे, चल रहे थे रात को, मतलब शाम को ऑलमोस्ट। और वो उस समय में शिवरात्रि मतलब रात में देर तक जगते थे, मतलब ऐसे कहते कि पूरी रात ही नहीं सोना है। पर गुरुदेव भी हमारे साथ उस वक्त रहते थे, तो सत्संग काफी देर तक चलता था। और उसके बाद फिर हम वॉक करने निकले थे। और उसमें किसी ने ऐसे ही पूछा कि गुरुदेव ये सबको कुछ अलग 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 सुगंध का अनुभव होता है, हमें तो कभी नहीं हुआ। और जैसे उन्होंने ऐसे बोला और हमको एकदम से गुलाब की सुगंध आने लगी। तो किसी ने बोला गुरुजी गुलाब की सुगंध आ रही है। तो बोले अच्छा, ये देखो ये कौन सी है। तो वो चेंज हो गई, तो मोगरे की सुगंध आने लगी। मतलब इस तरह से कुछ 5-6 अलग अलग अलग, बस वो हाथ ऐसे करते गए और वो सुगंध आती गई। तो एक वो बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है। फिर उसी शिवरात्रि का एक अनुभव है कि क्योंकि गुरुदेव ने फिर हमको बोला कि आप लोग जाओ, जाके सोना मत, साधना करना, और मैं भी फिर आपको सुबह मिलता हूँ। अब ये बोल के चले गए, पर कब मिलता हूँ, कितने बजे मिलता हूँ, वो कुछ भी नहीं बताया। फिर सुबह सुबह हमने देखा कि हम वही देखते थे कि गुरु जी के कमरे की लाइट ऑन हो जाए, गुरु जी आ जाए, तो हम फिर उतर जाते थे नीचे अपने कमरों से। और गुरु जी सुबह कुछ 4:30 बजे आ गए। और गुरु जी ने बोला चलो लाइव क्रिया करेंगे। मतलब तब गुरुदेव खुद ही क्रिया बोलते थे और हम करते थे, तो वो लाइव सुदर्शन क्रिया करेंगे। तो जिस पंडाल, जो पंडाल बंधा हुआ था, तो कई सारे लोग सिर्फ शिवरात्रि करने आए थे, तो उनके पास कमरे नहीं थे, तो वो लोग पंडाल में ही सोए हुए थे। अब जब वो पंडाल में सोए थे, अब 4:30 बजे गुरुजी आए, तो हम लोगों ने देखा पंडाल तो पूरा भरा है, लोग सो रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं इनको जगाओ, बोलो चलो क्रिया करनी है। तो हमने कहा गुरुजी नहाएंगे कहाँ। बोलते नहाने की कहाँ जरूरत है, उनको बोलो जाके गंगा जी में हाथ मुंह धो के आ जाए। और उस वक्त फिर सब लोग बड़े खुश हो गए, फटाफट आधे घंटे में सब लोग तैयार हो गए। और फिर हम सब ने वो लाइव क्रिया वहां पे की। तो मैंने देखा कि गुरुजी, मतलब हम कई बार सोचते हैं हम गुरुजी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, पर मैंने हमेशा देखा है कि गुरुजी ने कितना, मतलब वो कंपैशन है कि वो करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, जिससे हम सबका कुछ कल्याण होता रहे। तो इस तरह से ऋषिकेश के काफी अनुभव हैं। You became full-time teacher, and as you said, you started traveling a lot. So maybe sometimes you might have taken a flight with Gurudev. कभी गुरुदेव के साथ कहीं ट्रैवल किया हो, कहीं फ्लाइट में कहीं गए हो, ऐसे कोई अनुभव अगर याद। ये जो एक्सपीरियंस है वो बॉम्बे का है। बॉम्बे गुरुदेव आए हुए थे और मैं और मेघल भैया गुजरात से, मतलब बड़ौदा से वहां गए। और हम लोग एक्चुअली बैंगलोर उसके बाद जाने वाले थे, तो हमने ट्रेन टिकट भी बुक करा के रखी थी। पर हमारा पता नहीं कुछ तो कोऑर्डिनेशन का गड़बड़ हो गया, तो हमने जो टिकट बुक की थी वो उसी दिन की थी जिस शाम को सत्संग था बॉम्बे में। तो वो मुझे अभी भी याद है कि गुरुजी बाबा के यहाँ रुके थे और हम लोग वहां गए थे, उनका कोई नया घर था वो। तो वहां हम गए हुए थे और वहीं पे हम तैयार हुए, नहाए धोए। फिर पता चला कि सत्संग है आज। तो उन्होंने बोला कि आपने आज की टिकट कराई है वो कैंसिल करा दो, सत्संग करके कल जाना। तो हमने सोचा ठीक है फिर कल चले जाएंगे। हमने फटाफट टिकट कैंसिल करवा दी और वहीं रुक गए। अब वो जो दूसरे दिन का जो समय, जो दोपहर का समय था, उस वक्त सब लोग फिर निकलने लगे 4-1 बजे सत्संग के लिए। अब मैंने उस वक्त एक नई घड़ी खरीदी थी, मेरी एक नई गोल्ड वॉच खरीदी थी। तो
मैं सबके साथ तो नीचे आ गई सामान लेके, पर वो मेरी घड़ी वहां ऊपर छूट गई। तो मैंने मेघल भैया को बोला कि आप सामान रखो, मैं वो घड़ी लेके आती हूँ। और मैं वो घड़ी लेने ऊपर चली गई फ्लैट पे। और जब मैं नीचे आई, ऊपर गई तो वो दरवाजा भी बंद था, मतलब फ्लैट लॉक हो चुका था, सब लोग नीचे चले गए थे। अब ऊपर से जब नीचे पहुंची तब तक नीचे से भी सब लोग चले गए थे। तो ये बड़ा अमेजिंग हुआ। और मैं डर भी गई, मुझे डर लगा कि अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, मतलब मेरे पास कोई सामान ही नहीं था। तो वहां का जो गेट कीपर था, वो गेट कीपर ने बोला कि क्या हुआ, तो मैं थोड़ा सा रोने जैसी हो गई और मैंने कहा कि ऐसे जो गुरुदेव आए थे उनके साथ मुझे जाना था, वो चले गए, अब मैं अकेली रह गई हूँ। तो बोलते कोई बात नहीं, मैं टैक्सी मंगवा देता हूँ, आप भी चले जाओ। तो मैंने कहा पर मुझे तो प्रॉपर एड्रेस भी नहीं मालूम है। तो बोलते एरिया तो पता है ना, तो मैंने कहा हाँ वो एरिया का कुछ पता है, पर मुझे एग्जैक्टली एड्रेस नहीं पता कहाँ जाना है। तो बोलते कोई नहीं, वो टैक्सी वाला आपको ले जाए। ऐसे करके उन्होंने टैक्सी मंगवाई, मैं बैठ गई। फिर टैक्सी वाले ने पूछा कहाँ जाना है, तो मैंने कहा कि मालूम नहीं, ये एरिया है, वहां पे सत्संग है। और उस वक्त सत्संग कोई बड़ा बड़ा सत्संग नहीं होता था ग्राउंड में, या ऐसे बड़े बड़े सत्संग नहीं होते थे। वो कोई हॉल में छोटा सा ही सत्संग था, मतलब 400-500 लोगों का कुछ सत्संग होगा उस वक्त। तो फिर हम लोग हॉल ढूंढना था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उस एरिया में कुछ हॉल मुझे पता है। तो सबसे पहले तो मुझे बड़ा अमेजिंग लगा कि वो एक टैक्सी ड्राइवर जो कुछ नहीं जानता, ना मुझे जानता है ना गुरु जी को जानता है, और वो इतना कोऑपरेटिव था। फिर वो कम से कम मुझे लगता है आधा घंटा या पौना घंटा हम घूमते रहे हर एक हॉल को। और फिर जो लास्ट में एक लगा कि यहाँ बहुत सारी गाड़ी खड़ी है, मैंने कहा मैं यहाँ देख के आती हूँ। और फिर वहां पे गुरु जी का सत्संग चल रहा था। और मुझे याद है जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई, गुरुजी ने सामने से वो देखा। उस वक्त ना सत्संग में ऐसा होता था कि एंड में गुरुदेव सबसे मिलते थे, मतलब सब लाइन में जाते थे और गुरुजी सबको एक चप्पी देते थे, मतलब हक देते थे। तो गुरुजी वो हक दे रहे थे और एकदम से गुरुदेव ने मुझे आते हुए देखा। और फिर गुरुजी ने ऐसे आंख की और बोला इधर आओ। फिर मुझे उन्होंने अपने पास बुलाया और बोला कहाँ रह गए थे। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, वो मेरी घड़ी रह गई थी, वो लेने गई थी। और फिर उस वक्त एक टीचर जो वहां खड़े थे, उन्होंने मुझे बोला कि दीदी वो आपकी घड़ी तो मेरे पास है। तो इस तरह का वो एक पूरा सीन हुआ था। फिर गुरुजी ने मुझे, मतलब जब वो पूरा सत्संग फिनिश हुआ, फिर हम लोग गुरुजी एक कमरे में बैठे थे। फिर गुरुजी ने पूछा कि तुम कैसे आ रहे हो आश्रम। तो मैंने कहा गुरुदेव हमारी टिकट थी आज थी, वो तो कैंसिल करवा दी, अब हम कल की करवाएंगे टिकट फिर आएंगे। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, तो एक काम करो, किशोर जी को बोल दो, वो करवा देंगे टिकट। हमने सोचा ठीक है, फिर वो गुरुजी ने बोला है तो किशोर जी ट्रेन टिकट करवा देंगे हमारी। तो हमने किशोर दा को बोला कि गुरुजी ने बोला है तो टिकट ऐसे करानी। किशोर दा ने बोला कि अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने शायद गुरुजी से पूछा होगा, वो जैसे भी, फिर बोला ठीक है आप लोग ना फिर साथ में आ जाना, कल सुबह हम लोग जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है किसके साथ, बोले गुरुजी के साथ जाएंगे। तो हमने फिर कुछ ज्यादा पूछा नहीं, फिर हम ठीक है साथ में जाएंगे, सबके साथ हो लिए। अब मुझे याद है फिर गुरुजी ने शायद भानु दीदी को बोला था कि इनको ना साथ में रखना। तो मुझे याद है भानु दीदी हमेशा मुझे पकड़ पकड़ के चल रहे थे कि इसको अब अकेले नहीं छोड़ना है, कहीं खो ना जाए। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम, हमको तो लगा ट्रेन में जाना है, पर फिर हमको पता चला कि ट्रेन नहीं, ये तो फ्लाइट में जाना है। और गुरुदेव के साथ फ्लाइट में जाना तो पहली बार, ठीक है मैं अपनी लाइफ में भी पहली बार ही फ्लाइट में तब बैठ रही थी। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और तब भी तब भी एक चीज ऐसी हुई थी लास्ट में, जब एयरपोर्ट पहुंच चुके थे भानु दीदी के साथ, फिर मेरा जो सामान था वो किसी और की गाड़ी में था, वो आया नहीं था। तो मैं बाहर वेट कर रही थी कि वो सामान आ जाए। मैं सामान के लिए वेट कर रही थी, सामान वो लेके आए, अब सामान तो ले लिया, अब वो जो आदमी है वो अंदर ना जाने दे। तो भानु दीदी, मेघल भैया और जो भी 2-3 लोग और थे वो सब अंदर चले गए और मैं अकेले बाहर सामान के लिए रह गई। उतनी देर में फिर गुरुदेव आए।
अब जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने दोबारा देखा कि बाहर अटकी हुई है, तो गुरुजी ने फिर मुझे अपना ब्लैक बैग दिया और बोला चलो तुम। और इस तरह से फिर गुरुजी लेके गए। फिर द अमेजिंग थिंग वाज, मतलब मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है गुरुजी ने, जैसे माँ बाप होते हैं ना, इतना प्यार से आपको ध्यान रख के बड़ा करते हैं, कहते हैं गुरु उससे कई गुना ज्यादा आपका ध्यान रखते हैं। और ये अनुभव मेरा तब हुआ। फिर हम लोग फ्लाइट में गए, फ्लाइट से जैसे ही उतरे गुरुजी ने मुझे और मेगल को बुलाया और बोला मेरी गाड़ी में मेरे साथ बैठोगे। तो फिर गुरुजी ने हम दोनों को अपनी ही कार में बिठाया और आश्रम ले गए। और फिर आश्रम में जो भी कोई और टीचर्स थे उनको बोल रहे थे, देखो इनको तो हम ऐसे रेड कारपेट पे लेके आए हैं। मतलब हर पल ध्यान रख रख के कि कहीं ये इधर उधर खो ना जाए दोनों। तो इस तरह से मुझे याद है कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ट्रैवल विद गुरुजी इन फ्लाइट। हाँ दीदी, कभी ऐसे हुआ है कि बीइंग विद गुरुदेव इट्स ऑल joyful and happy, teaching courses and traveling, you are happy, no, you are contributing. पर अभी कभी ऐसे हुआ है कि अपोजिट हो गया हो, कोई सैड फेज जिंदगी में चल रहा हो, कोई some time is not right, और फिर then गुरुदेव the way he supported, ऐसे कभी हुआ? हाँ हाँ, एक बार ऐसा हुआ है कि एक वो समय था जिस वक्त मेरा मन किसी एक सिचुएशन में अटक गया था और खुद ही लग रहा था, मैं कोर्सेज तो ले रही थी पर मुझे लग रहा था मैं वो नॉलेज नहीं जी रही हूँ जो मैं कोर्स में सबको बता रही हूँ। तो काफी, मतलब वो समय ऐसा था कि बहुत ही अजीब सा था कि न ज्ञान जी पा रहे थे, न मतलब बोल रही थी तो लग रहा था कुछ बस वैसे ही बोल रही हूँ। तो फिर मुझे लगा मुझे गुरु जी से बात करनी चाहिए कि मैं अभी कोर्स नहीं सिखा सकती। तो फिर गुरुदेव, मुझे याद है वो तब दिल्ली में थे और मैंने कॉल किया गुरु जी को, किसी के घर पे थे, वो नंबर लिया, फोन किया। तो मैंने सीधे गुरु जी से बोला, गुरु जी मेरा मन तो बड़ा दुखी है, मैं कई बार अकेले अकेले रोती रहती हूँ। तो ये बड़ा अजीब सा सिचुएशन है, मैं जानती हूँ कि मुझे वो चीज पकड़ के नहीं रखनी है पर फिर भी वो छूटी नहीं रही है, तो मैं क्या करूं? मुझे लगता है मैं अभी कोर्स नहीं सिखा सकती। तो गुरुजी ने सारा सुना जो भी मैंने बोला। फिर गुरुजी धीरे से बोले, जैसे वो बोलते हैं कि हाँ तो फिर तुमने मुझे फोन किया है तो तुम्हें विश्वास है ना कि मैं जो बोलूंगा वो ठीक। मैंने कहा हाँ गुरुदेव, इसीलिए तो फोन किया है कि आप बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ज्ञान जी रही हूँ तो मैं सिखाऊं। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है तुम उसे होने दो, तुम सिर्फ एक फोकस रखो कि तुम्हें कोर्सेस लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम कोर्स लेना बंद नहीं करोगे, तुम्हें कोर्स लेते जाना है और उसी के साथ तुम धीरे धीरे उस सिचुएशन को छोड़ के आगे निकल पाओ। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैंने बस वो गुरुजी की बात मानी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो कोर्स लेती रही और इसी वजह से शायद मैं बहुत जल्दी वो चीज छोड़ के आगे निकल पाई। तो ये एक बड़ा अनुभव अमेजिंग है। और ये भावनगर, उस वक्त मैं भावनगर होती थी, तो भावनगर की बात हो रही है तो मुझे एक और एक्सपीरियंस किसी और पार्टिसिपेंट का याद आ रहा है कि मैं कोर्स ले रही थी ऐसे ही पीरियड में जो मैं थोड़ा ऑपोजिट फील कर रही थी। और उस कोर्स में एक पार्टिसिपेंट थे, जब पहली सुदर्शन क्रिया हुई तो वो पार्टिसिपेंट ने मुझे पूछा कि आप कुछ क्या जलाते हो, मतलब कुछ इंसेंस स्टिक या कुछ ऐसा, मुझे बहुत सुगंध आती है। तो मैंने कहा नहीं। फिर मैंने सब पार्टिसिपेंट को पूछा कि आप में से किसी और को आ रही है, तो उन्होंने बोला नहीं हमको तो नहीं आ रही। तो उनको बिलीव नहीं हुआ, उनको लगा कि पता नहीं ये ऐसे ही बोल रहा है, कुछ तो ये करते हैं। फिर ये दूसरे दिन की सुदर्शन क्रिया हुई जो कोर्स में जैसे हम करते हैं। तो दूसरे दिन की जो क्रिया हुई उस वक्त मुझे, मैं जहाँ वो उस वक्त ना वो तखत रखते थे, तखत पे एक गद्दा बिछाते थे, उस पे टीचर बैठे हैं, तो मैं वहां बैठी थी। फिर थोड़ी देर में मुझे वो तखत के नीचे कोई कुछ हिलने की आवाज आई, कुछ आवाज आने लगी। तो मैंने आंखें खोली और देखा कि क्या हुआ, कोई चूहा हुआ तो नहीं आ गया। तो मैंने देखा वो आदमी
तखत के नीचे घुसे हुए थे और वो ढूंढ रहे थे कि कुछ तो इन्होंने जलाया है, क्योंकि उनको उस दिन भी बहुत ही सुगंध आ रही थी। तो फिर मैंने, क्योंकि वो क्रिया के बाद का वो रेस्टिंग पीरियड था, उस वक्त वो ऐसे अंदर कुछ ढूंढ रहे थे, तो मैंने उनको इशारा किया, मैंने बोला सो जाओ, यहाँ सो जाओ, आंखें बंद करके। तो चुप रह के वो बेचारे सो गए वो सुन के। फिर जब सबकी आंखें खोली, वो बैठे, फिर उन्होंने पूछा, आप आज बताओ आपने कहाँ क्या जलाया है। मैंने बोला आज तो हम देख ही लेते हैं कि कुछ जलाया है कि नहीं। तो मैंने 2-3 पार्टिसिपेंट को खड़ा किया, बोला देखो हॉल में कहीं भी कुछ जलाया है तो आप प्लीज देख लो। तो वो बेचारे सब लोगों ने ढूंढा, कहीं कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा देखो ये बहुत ही भाग्यवान लोग होते हैं जिनको ये अनुभव होता है, और आप उसको एनालिसिस मत करो, वो जो है उसको वैसा अनुभव करो और अभी छोड़ दो, आगे नहीं भी हो सकता कभी कुछ ऐसा, और ऐसा हो भी सकता है। तो इस तरह से मुझे याद है कि मैं जब पहली बार एडवांस कोर्स जो मैंने पावागढ़ में किया था, उस वक्त भी मैं एक भजन का टेप सबसे पहली बार लेके घर आई थी। और वो भजन का टेप मैंने, जब मैं तो फिर बाहर चली गई थी और मेरे मदर घर पे थे, तो माँ ने वो भजन सुन रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था और उनको बहुत ही सुगंध आई। तो वो भी उस वक्त ऐसे ही ढूंढ रहे थे कि मैं कुछ जला के तो नहीं गई। तो फिर जब मैं बाहर से वापस आई तो माँ ने पूछा कि कुछ तो तुमने जलाया होगा ना, कुछ लाए होंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो कुछ नहीं लाई, ये बस वो भजन आपको अच्छे लगते हैं तो मैंने वो लगा दिए। इस तरह से जो मैंने वो ऋषिकेश का बताया, फिर माँ का बताया, और ये ऐसे पार्टिसिपेंट्स, तो ऐसे मेरे 2-3 और अनुभव है जो पार्टिसिपेंट्स को भी इस तरह से फ्रेग्रेंस का एक्सपीरियंस हुआ है ड्यूरिंग कोर्स। तो भावनगर के बाद मुझे याद है कि मैं फिर, उस वक्त ना बहुत कम टीचर्स होते थे पूरे इंडिया में। मुझे ये भी याद आ रहा है कि हमारा जो सबसे पहला टीआरएम हुआ था, टीचर्स रिफ्रेशर मीट जिसको बोलते हैं, जब टीचर्स इकट्ठा होते हैं, गुरुदेव के साथ मिलते हैं और फिर गुरुजी थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करते हैं, कुछ बताते हैं। तो इस तरह का 2-3 दिन का वो मीटिंग चलता है टीचर्स का। तो वो जो सबसे पहला ऋषिकेश में हुआ था, उसमें हम करीब 60, 50-60 लोग होंगे, और वही पूरे इंडिया में टीचर्स थे। और गुजरात में तो मुझे लगता है हम सिर्फ 10-12 टीचर्स थे। और तब ऐसा होता था कि बहुत सारी जगह पे कोर्सेस हुए ही नहीं होते थे। तो मैं गुजरात में, सबसे पहले मैंने गुजरात में काम किया, तो सबसे पहले मैंने काम किया वल्लभ विद्यानगर, जो आनंद है, अमूल डेयरी जो सब लोग जानते हैं। तो वो मेरा पहला कर्म भूमि रहा है, जहां मैंने 1 साल अच्छे से फोकस करके कोर्सेस लिए। फिर वहां टीचर्स होने लगे, फिर भावनगर गए। मेरा जो सबसे पहला कोर्स एज अ टीचर था वो था राजकोट में। तो मैंने राजकोट में भी कुछ काम किया, फिर भावनगर पूरा 8-9 महीने काम किया। और उसके बाद फिर मैं गई राजस्थान। तो राजस्थान में जोधपुर, उदयपुर, और उदयपुर की एक बड़ी अमेजिंग स्टोरी है कि जब पोखरण टेस्ट हुआ था ना, वहां पे हमको याद होगा, वो ईयर मैं भूल गई हूँ, उस समय मैं उदयपुर में थी। न्यूक्लियर बॉम्ब और के लिए जो किया उदयपुर था, में तब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए भारत ने पोखरण टेस्ट करवाया था, हाँ, वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। पोखरण टेस्ट किया गया था, तो तब मैं राजस्थान में काम कर रही थी। और उस वक्त मतलब कोर्सेज वहां होते थे मॉर्निंग 5 to 8, 3 घंटे का, 5 से 8 का कोर्स होता था। पर जैसे 7 बजे सूरज अनुभव में आने लगता था, फिर इतनी गर्मी बढ़ जाती थी कि बाहर रह ही नहीं सकते। तो उस वजह से हमको चेंज करना पड़ा, और हम लोग लेते थे कोर्स फिर सुबह 4 से 7, मॉर्निंग 4 to 7, ये तब ऐसे कोर्स होता था। और 7 बजे फिर मैं घर आती थी, और तब वहां डेजर्ट कूलर्स होते थे। मतलब एसी वगैरह तो काम ही नहीं करते, डेजर्ट कूलर जो इतना शोर करते हैं, और वो कमरे से बाहर निकलने का किसी का मन ही नहीं करता था। मतलब कमरे में ही आपस में एक दूसरे से बात करना है तो हम चिल्ला चिल्ला के बोलते थे। और उस समय फिर गुरुदेव का फोन आया। फिर गुरुजी ने पूछा तुम वहां क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। मैंने कहा गुरुदेव बस धीरे धीरे यहाँ अब लोग जुड़ रहे हैं, और कुछ वॉलेंटियर्स नए नए जुड़े हुए हैं, तो यहाँ उदयपुर, जोधपुर ऐसे में उनके कोर्सेज ले रही।
तो गुरुजी ने बोला पर वहां तो बहुत गर्मी है। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, यहाँ अब 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते, फिर सीधे रात में निकलते हैं 8-9 बजे। तो फिर गुरुजी ने बोला नहीं, फिर तुम एक काम करो, अब वहां थोड़ा सा रहने दो और तुम हिमाचल चले जाओ, शिमला। तो गुरुजी ने सिर्फ ऐसे ही बोला तुम शिमला चले जाओ, पर शिमला कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है, किसको मिलना है, कुछ नहीं मालूम। तो तब तक तो ठीक था कि मैं गुजरात गुजरात में घूम रही हूँ, या गुजरात के पास राजस्थान, वो भी ठीक है कि पास में ही है, 6-7 घंटे में वापस घर जा सकते हैं। और अब सीधे शिमला जाना, वो तो बड़ा अमेजिंग लग रहा था। मुझे लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर मैंने तनुजा दीदी को फोन किया, क्योंकि तनुजा दीदी तब चंडीगढ़ में कोर्सेस लेते थे। तो मैंने कहा तनुजा जी, मुझे तो गुरुजी ने बोला है कि आप हिमाचल आओ, वहां काम करो। तो फिर मैंने कहा आप कुछ प्लीज हेल्प करो, वहां कोई पहचान हो किसके यहाँ रहेंगे। फिर उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइज किया। ऐसे मैं फिर उदयपुर से शिमला चली गई। अच्छा, उससे पहले एक मुझे एक छोटा सा एक्सपीरियंस उदयपुर का याद आ रहा है। उदयपुर में मैंने महासत्संग ऑर्गेनाइज किया था। मतलब उस समय काफी कम टीचर्स थे, हम लोग सब लोग बहुत हेल्दी, ये सब मिलजुल के सब कुछ काम करते थे। तो मैंने जो महासत्संग ऑर्गेनाइज किया, उसमें गुरुदेव उस वक्त ना ट्रेन से ट्रैवलिंग भी काफी करते थे। तो उस वक्त गुरु जी का जो पूरा टूर था, वो बॉम्बे, बॉम्बे से सूरत, सूरत से अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर उदयपुर, इस तरह से वो आने वाले थे। तो फिर जब वो अहमदाबाद से उदयपुर आए, और उस समय ये भी होता था कि बीच में जितने भी स्टेशन आते थे, हर स्टेशन में जहां भी कोर्स हुए हैं, लोग कुछ ना कुछ लेके ट्रेन के पास खड़े हो जाते थे कि अभी गुरु जी की ट्रेन गुजरेगी और हम उनको मतलब हमको मिलना है, कुछ बात करनी है। तो मुझे लगा कि गुरु जी को कोई रिलैक्सेशन मतलब रेस्ट हुआ ही नहीं। वो रात भर लोग कोई ना कोई स्टेशन पे वो बैंड बाजा लेके, कोई ढोलक लेके वो सत्संग शुरू कर देते थे, तो गुरु जी बेचारे उठ के सबको मिलने जाते थे। तो इस तरह से गुरु जी का पूरा वो ट्रैवल था। फिर वो उदयपुर आए, और जब वो उदयपुर आए तो उस दिन 3 दिन रुकने वाले थे। तो उस दिन एक एनजीओ का टॉक था, सारे उदय मतलब राजस्थान के एनजीओ को इकट्ठा करके वो टॉक किया था। फिर रात में मैंने कोई और प्रोग्राम डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि मैं ही ऑर्गेनाइज कर रही थी और उस वक्त वहां एक ही टीचर कोई थे। तो फिर गुरुजी ने मुझे रात में पूछा कि अब क्या प्रोग्राम है, 8 बजे। तो मैंने कहा गुरुदेव अब कोई प्रोग्राम नहीं है, अब आप रेस्ट कर सकते हैं, अभी तो काफी वो हेक्टिक टूर रहा है। तो गुरुजी ने बोला पर मुझे तो कोई थकान नहीं है, मैं थका हुआ लग रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला फिर एक काम करो, जो इतने सारे इंटरनेशनल्स आए हैं ना, करीब 40, 35, 40 इंटरनेशनल्स गुरुजी के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनको हमने अलग अलग जगह ठहराया था। तो कहते कि उनको इकट्ठा करो, हम उनसे मिलके थोड़ा उनको भी मिलना पड़ेगा, नहीं तो वो काफी ऐसा फील करेंगे कि हम मिल ही नहीं रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि रात के 8 बजे खाना खाने के बाद हमने फिर वो सारे इंटरनेशनल्स को इकट्ठा किया एक जगह पे, सबको बुलाया, और गुरुजी काफी देर तक एक एक से बात कर रहे थे, और सबका अपना अपना कुछ कुछ क्वेश्चंस था। तो आई वाज सो अमेज्ड कि इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी गुरुजी कैसे एक एक का, उनके मन का इतना ध्यान रखते हैं। सो दैट वाज वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब एज अ ह्यूमन, अगर हमको, मैंने ऐसा अनुभव भी किया है काफी बार, मैं भी गुरुजी के साथ ऐसे सत्संग 3-4 दिन के बाद तो हमको लगता है कि अब हमको कोई छोड़ दे और हम एक हफ्ते तक अब सोएंगे। और गुरु जी को हम देखते हैं कि उनका तो हर दिन उसी तरह से बीतता है, और अगर उनके पास थोड़ा भी फ्री समय उनको लगता है कि मिला है, तो इस तरह से सबके मन को संभालने में लगे रहते हैं। फिर उदयपुर से फिर मैं शिमला जब गई, तो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो मेरा पहला कोर्स शिमला में मैंने ऑर्गेनाइज किया था, तो मैं काफी बीमार पड़ गई थी। मतलब मैं वैसे कभी बीमार ज्यादा नहीं पड़ती, मतलब बचपन से लेकर बड़ी हुई तो हार्डली कभी बीमार पड़ी हूँ।
तो उस वक्त मैं इतनी बीमार हो गई, मतलब मुझे बुखार दो तीन ऐसे बुखार रहता था और बॉडी पूरा दर्द कर रहा है। पर क्योंकि माइंड में ऐसा मैंने बनाया था कि सिर्फ ध्यान प्राणायाम से, और अगर जरूरत पड़ी तो जैसे काढ़े वगैरह पीते हैं या आयुर्वेदिक कुछ दवाइयां लेते हैं, उससे ही मैं अपने आप को ठीक रखूंगी। मतलब मैं एलोपैथी पे ज्यादा विश्वास नहीं करती थी वो आर्ट ऑफ लिविंग के आने के बाद। और वैसे भी मैं बीमार कम पड़ती थी तो मुझे एलोपैथी खानी नहीं पड़ी ज्यादा। तो वहां मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं इतनी बीमार थी। और अगर आप शिमला की बात करें तो शिमला पहाड़ी ही है, मतलब वहां चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर उतरना है। और आपको ये 11 नंबर की गाड़ी ही उपयोग करनी है। वहां कोई आपको वो कार नहीं मिलेगी कि आपको कहीं पहुंचा दे। और यहाँ प्लेन्स में हमें आदत है कि घर से बाहर निकलो, गाड़ी में बैठो और कहीं पहुंच जाओ। तो मैं वहां जहां रहती थी वहां से 15 मिनट मुझे चढ़ाई करके हॉल तक जाना है जहां पे कोर्स होता था। और मुझे पता है कि मैं जब उठती थी तैयार होने के लिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था। और जैसे यही सब सीखे आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद मैंने एक चीज यही सीखी है कि ये जो डिस्कम्फर्ट है, घर में ना काफी कंफर्टेबल रहते हैं, पर घर के बाहर इतना सारा ये सब अनुभव करने को मिलता है। तो वो डिस्कम्फर्ट होने के बावजूद भी एक अंदर से जो आनंद और शांति का अनुभव है, वो बड़ा अमेजिंग है। तो मैंने ये देखा कि मैं बस अपने आप को थोड़ा फोर्स करके तैयार होके चढ़ना, मतलब मेरे लिए वो बहुत ही मुश्किल काम था। जैसे तैसे करके मैं हॉल, मतलब कोर्स के लिए पहुंच जाती थी। और अमेजिंग चीज ये होती थी, जैसे ही मैं वो जगह बैठती थी जहां बैठ के कोर्स लेना है, और जैसे अभी मैं बोल रही हूँ वहां बोलना शुरू करती थी, और वो दर्द गायब, ना बुखार का अनुभव, ना दर्द का अनुभव। और वो पूरा कोर्स हो जाता था। कोर्स लेने के बाद घर वापस आते थे, और जैसे ही बेड पे सोते थे वो बुखार वापस शुरू हो जाता था, वापस दर्दें शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से 2-3 दिन चला। फिर जिनके यहाँ मैं रुकी थी वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने कहा कि आप एलोपैथी भी नहीं लेते हो, और ये शिमला का तो मौसम भी ऐसा रहता है, आपको कुछ करना चाहिए, कुछ लेना चाहिए एलोपैथी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हम थोड़ा वेट करेंगे, देखो बुखार आता है। फिर एज अ टीचर मैं थोड़ा उनको ये भी बता रही थी हम आयुर्वेदा ये वो। तो फिर चौथे दिन उन्होंने बोला कि दीदी अगर आप अब कुछ नहीं करोगे ना तो हम गुरु जी को फोन करेंगे और गुरु जी को बताएंगे कि ये कुछ लेते नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, अगर आप एक दिन वेट कर लो, 5 दिन तक में अगर मैं ठीक नहीं हुई तो मैं एलोपैथी लूंगी। और आप अमेजिंग ये फील, मतलब ये मेरा अमेजिंग एक्सपीरियंस है कि वो दूसरे दिन सुबह जब मैं उठी मेरा बुखार गायब, दर्दे गायब, और मैं एकदम ठीक। तो मेरे लिए भी एक अनुभव था कि देखो, हम तुरंत ही कुछ एलोपैथी लेते हैं, उससे बेटर है कि हम कुछ नेचुरल अपने आप को, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको एक तो मौका दे। तो मैं उस वक्त प्राणायाम, ध्यान ये सब थोड़ा ज्यादा करती थी, और साथ साथ में कुछ नीम का काढ़ा और इस तरह के जो काढ़े होते हैं वो पीती थी। और 5 दिन में मैं ठीक हो गई। तो ये मेरा शिमला का सबसे पहला अनुभव है। फिर मुझे याद है कि मैं वहां काफी समय रही हूँ, कम से कम 3-4 साल मैंने वहां रह के काम किया है। तो फिर मैंने वहां के जो सीएम थे उस वक्त, धूमल जी थे। तो धूमल जी और उस वक्त करीब 10 मिनिस्टर्स ने भी फिर ये कोर्स किया। तो मैं उनसे मिली थी, फिर वो कोर्स ऑर्गेनाइज हुआ। और अभी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा जी, उन्होंने भी उस वक्त कोर्स किया था। अब जब धूमल जी ने कोर्स किया, फिर गुरु जी के बारे में वो पूछने लगे, मैंने बताया। फिर उन्होंने, उनका बड़ा मन हुआ कि मुझे भी गुरु जी से मिलना है। तो मैंने कहा हाँ जरूर, हम कभी यहाँ उनको इनवाइट करेंगे, या कभी आप दिल्ली आते हो तो वहां भी मिल सकते हैं। और एक बार ऐसा मौका बना कि मैं, गुरुदेव दिल्ली आए थे, मैं मिलने वहां गई थी। और वो भी शायद अपने काम से दिल्ली आए होंगे धूमल जी, तो फिर वो भी वहां मिलने उनके परिवार के साथ आए, उनके वाइफ, बेटा, धूमल जी सब लोग आए थे। तो लकीली ऐसा बन गया कि हम सब वहां थे। तो फिर धूमल जी बोल रहे थे कि गुरु जी को हम बुलाते हैं। तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है, आप इनवाइट कीजिए।
और फिर उन्होंने गुरुदेव को इनवाइट किया एज अ स्टेट गेस्ट कि आप शिमला आइए, और गुरुजी ने टाइम डेट दे दी। जब डेट दे दी तो मैंने कहा अब सीएम ने खुद ही इनवाइट किया है तो सारी परमिशंस हो जानी चाहिए ठीक से। अब शिमला हमारे यहाँ जैसा तो नहीं है कि वहां प्लेन एरिया ज्यादा हो, तो बहुत कम प्लेन एरियाज है। जो लोग शिमला गए उनको पता है, वहां एक रीच है, रीच करके एरिया बोलते हैं, जिसके नीचे शिमला की टंकियां हैं। वो एक बड़ा सा ऐसे प्लेन प्लेटफॉर्म है जिसपे सत्संग हो सकता है। और दूसरा एक अन्ना डेल करके है, वो तो बहुत दूर है, वहां लोगों को बस में भर के ले जाना पड़ेगा, वो वहां लोग खुद नहीं आएंगे। तो मैंने कहा रीच पे ही कोर्स अपना सत्संग करना है, तो वो सारी तैयारियां शुरू कर दी। अब कुछ कर रहे थे पर वो परमिशन नहीं हो रही थी रीच, उसके लिए परमिशन या तो हाई कोर्ट या गवर्नमेंट देती, वो हुआ ही नहीं। फिर धूमल जी से बात हुई, उनके यहाँ से भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आया। तो उस रात को मैं काफी चिंतित हो गई। मैंने कहा जब तक वेन्यू फाइनल नहीं होगा तो कहाँ आगे काम कर सकते हैं। अब ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई। दूसरे दिन सुबह गुरुदेव का फोन यहाँ गुजरात में हमारे किसी टीचर के पास आया, और वो गुरुदेव ने उनको पूछा कि मैं कहाँ हूँ और क्या चल रहा है। और उस वक्त तो मोबाइल थे नहीं, ये मैं बात कर रही हूँ 98 की। तो फिर उन्होंने मुझे फोन किया, बोला गुरुदेव कनाडा आश्रम में है और वहां से फोन किया था, आपके बारे में पूछ रहे थे और आपका नंबर भी लिया। तो अगर आपको याद हो उस वक्त एक सत्संग की किताब होती थी जिसमें लैंडलाइन नंबर्स होते थे हर सिटी के जहां सेंटर बना है। तो फिर वहां का जो एक जिनके डिवोटी के यहाँ मैं रुकती थी उनका नंबर दिया उन्होंने। अब मैं वेट कर रही हूँ, गुरुजी का फोन नहीं आया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे ही करना चाहिए, तो वहां मुझे करना है मतलब मुझे पहाड़ चढ़ के एसटी बूथ जाना पड़ेगा। तो फिर मैं वहां गई, मैंने फोन किया, फिर गुरुजी से बात हुई। तो गुरुजी सब पूछने लगे सब कैसा चल रहा है, क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ सब ठीक है। मैं भूल गई कि वहां परमिशन ही नहीं हो रही है, बहुत ही प्रॉब्लम है ये। फिर गुरुदेव ने खुद सामने से पूछा कि अगर सब ठीक है तो तुम कल रात को मुझे इतना याद क्यों कर रहे थे। मुझे तब भी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं गुरुजी को, क्योंकि जब गुरुजी से फोन पे बात करते हैं अभी भी ऐसा होता है, तब तो होता ही था, और अभी भी अगर गुरुदेव से डायरेक्ट फोन पे बात चल रही हो तो हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, मतलब वो मेडिटेशन में चला जाता है। तो गुरुजी ने मुझे पूछा कि अगर सब ठीक है तो तुम फिर इतना याद क्यों कर रहे थे। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है कि गुरुजी को कुछ पता नहीं है या उनको बताना पड़ेगा। जब तुम अंदर से कोई प्रार्थना करते हो या अंदर से वो याद करते हो कि डेफिनेटली नोस कि क्या चल रहा है। फिर उसके बाद परमिशंस हुए, उसके बाद सत्संग भी हुआ, गुरुदेव भी आए, और वो बहुत ही अच्छे से वो सब कंप्लीट हुआ। फिर मैं शिमला से सबसे पहले, उस वक्त ना हम लोग टीचर्स भी आपस में थोड़ा सा हेल्थी कंपटीशन करते थे। जैसे मैं मेगल भैया को बोलती थी कि देखो मैं हिमाचल से इतने लोगों को ले जाने का टारगेट बना रही हूँ, तो आप कितने लोगों को लेके नेपाल से आएंगे। तो वो मुझे याद है कि मैं शिमला से और सोलन शिमला ऐसे हिमाचल जो एरिया है वहां से करीब 50-60 लोगों को पहली बार बैंगलोर आश्रम 1998 में लेके गई। और उस वक्त मतलब बहुत कम लोग जानते थे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, गुरुदेव के बारे में। तो जब ये सब लोग वहां आए, पूरे हिमाचल का ग्रुप, उन लोगों को इतना अच्छा लगा क्योंकि वो सिर्फ पहाड़ में रहते हैं, अब बैंगलोर आए, फिर वो लोगों को वहां का एक अलग ही एटमोसफियर लगा। और तब गुरुदेव कहीं जा रहे थे, वो जब पहुंचे ही थे ये सब शिमला का ग्रुप, तब गुरुदेव कहीं सिटी की ओर जा रहे थे। और गुरुजी वहां रुके, फिर सबको, क्योंकि वो हिमाचल की टोपी पहनते हैं सब, तो गुरुजी को पता चल गया कि ये तो सब वहां से आए हैं। गुरुजी सबसे मिले और फिर गुरुजी चले गए। फिर शाम को मैं गुरुजी से मिलने गई। फिर गुरुजी को मैंने बताया गुरुजी इतने लोग आए हैं, ऐसे आए हैं, ऐसे ऐसे करके उनको हम लेके आए। तो गुरुजी ने बोला हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि वो सब आप लेके आए हो,
बहुत अच्छी बात है। वो सबका देखो स्टे वे देख लेना, सब कुछ अच्छे से देख लेना, उनको कोई मुश्किल ना हो। और आपको याद होगा उस समय में ज्यादातर बैंगलोर आश्रम में सिर्फ चावल खाते थे हम। सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम अलग-अलग तरह के चावल ही होते थे, या इडली या डोसा। अगर कम लोग हैं तो डोसा मिलता था, नहीं तो इडली मिल जाती थी। तो बस यही होता था। पर ये हिमाचल से आए थे, इनको रोटी खाने की आदत है। तो फिर उस वक़्त फिर गुरुजी ने स्पेशली उनके लिए वो रोटियाँ बनवाने को बोला था। अब वो समय ऐसा था जिसमें पार्टिसिपेंट्स खुद ही खाना बनाते थे, खाना खाते थे, कोर्स करते थे, और सिर्फ बड़े-बड़े बर्तन कोई और साफ करते थे, बाकी सब काम हम सब मिलके ही करते थे। और उसका एक अलग इतना अच्छा मज़ा था, बहुत ही मज़ेदार वो समय था। फिर मुझे याद है कि दूसरे दिन सुबह मैं गुरुदेव के पास मिलने गई, और उस वक़्त मेघल भैया भी वहाँ थे, अम्मा थे, और स्वामी स्वतंत्रतानंद जी भी वहाँ बैठे थे। और स्वतंत्रानंद जी तो फिर कुछ बात उनको करनी थी, वो करके वो फिर निकल गए। फिर रह गए मैं, अम्मा, गुरुदेव और मेघल भैया। अब थोड़ी देर बाद गुरुजी उठ के अंदर के कमरे में चले गए, और उन्होंने आके मुझे बोला कि देखो गुरुदेव ध्यान कर रहे हैं, तो आपको भी ध्यान करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ ध्यान करूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं, गुरुदेव ने बोला है कि आप उनके पास जाके ध्यान करो। मैंने कहा मेघल भैया आप ठीक से सोच रहे हो, अब मुझे कैसे बुलाया? आप हो? बोलते कि नहीं, नहीं आपको ही बोला है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने सोचा पता नहीं कुछ बात करनी होगी, क्योंकि हिमाचल से पूरा ग्रुप आया है। तो मैं अंदर चली गई, और मुझे पता था मैं गई हूँ, पर मुझे डर लग रहा था, अम्मा भी है। फिर अम्मा भी आए मेरे साथ अंदर, और गुरुदेव का एक रॉकिंग चेयर होता था। वो अम्मा रॉकिंग चेयर पे बैठे, मैं वहां नीचे फ्लोर पे बैठ गई, और गुरुदेव सामने उनका एक स्थान था जहाँ वो ध्यान करने बैठते थे, वहां बैठे थे। फिर गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, गुरुजी ने बोला देखो आंखें बंद करो, हम ध्यान करेंगे। मुझे बड़ा डर लगा, मैंने कहा ये ध्यान करेंगे मतलब गुरुजी तो एक्सरे मशीन जैसा है ना, वो उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब वो जान सकते हैं। मैंने कहा ये तो सारा गुरुजी ध्यान में जान लेंगे। तो ऐसे ही वो डर सा था, पता नहीं क्या ऐसे चलेगा। फिर मैं बैठी रही, और पता नहीं कब ध्यान लग गया, मतलब कब ऐसी अवस्था में चली गई कि होश ही नहीं रहा। और तब भी मुझे याद है कि जब मुझे आंखें खोलना था, तब भी गुरुजी मेरे पास खड़े थे और कान में बोल रहे थे जय गुरुदेव, अब आंखें खोलो। और अम्मा ध्यान नहीं करते हैं, मतलब नहीं करते थे, या उस वक्त नहीं किया। तो अम्मा वहां रॉकिंग चेयर पे बैठ के वो कुछ गुनगुनाते, वो क्लासिकल सिंगर थे, तो बहुत अच्छा वो गाते थे। तो वो बाजू में मेरे मतलब नजदीक ही बैठे थे, और वो कुछ ऐसे कुछ गुनगुनाते रहते थे। तो फिर इस तरह से फिर गुरुजी ने मुझे उठाया, मैं उठी। फिर गुरुजी ने बोला देखो तुम्हें पता नहीं है, पर तुम जो ये सेवा करते हो ना, उससे तुम कैसे बदल गए हो। और उसके बाद फिर वो सब हिमाचल का पूछ रहे थे कि वहां किस तरह से कहाँ क्या हो रहा है। तो ये एक बड़ा अमेजिंग मेरा अनुभव है कि मैंने वो जो ध्यान गुरु जी के साथ किया, मुझे समझ में तो ज्यादा कुछ नहीं आया, पर मुझे ये समझ में आया कि शुरू शुरू में मैं थोड़ी डरी हुई थी, और फिर वो गुरु जी का अम्मा का कुछ वो गुनगुनाना सुनते 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 मैं कब ध्यान में मुझे मेरा ध्यान लग गया, और वो इतना गहरा लग गया कि गुरु जी ने फिर खुद उठाया। तो इट वाज वेरी अमेजिंग। और उसके बाद ना उस वक्त थोड़ा ऐसा भी होता था कि हम लोग जब इतना सारा बाहर काम करके आते थे, तो हम एक हक रखते थे, और उस हक से गुरुजी से कुछ पूछते थे। तो मुझे पता चला कि गुरुदेव 2-3 दिन के बाद साउथ टेम्पल्स के टूर में जाने वाले हैं, मतलब वो साउथ टेम्पल्स दर्शन के लिए एक टूर जाना था। और उस वक्त कुछ साउथ अफ्रीकन लोग भी आए थे, मतलब साउथ अफ्रीका से भी हमारे कुछ डिवोटीज आए थे। तो गुरुदेव उनको लेके जाने वाले थे, बड़ा ग्रुप नहीं था, कुछ 15-20 लोग वो थे, और कुछ 4-5 और लोग जाने वाले थे, मतलब एक छोटी सी बस की थी, और गुरुदेव की एक गाड़ी थी। मेरा मन हुआ कि मैं काफी समय के बाद जब ऐसे काम करके आते तो फिर हम 15-20 दिन आश्रम में रुकते थे। तो मैंने कहा गुरुदेव आप जा रहे हो तो मैं भी वहां आना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने बोला अच्छा चलो ठीक है, तुम भी अपना नाम लिखा देना।
तो फिर मैंने किशोरदा, सब किशोरदा ही सब कुछ देखते थे, तो किशोरदा को नाम लिखा दिया। फिर वो साउथ टूर शुरू हुआ। अब वो साउथ टूर का एक जो अमेजिंग एक्सपीरियंस है वो ये है कि हम जितने भी संत के पास जाए, कोई भी जैसे बीच में कोई मठ आ गया तो खाना खाने के लिए वहां रुक गए, या कहीं हम कोई और मंदिर में गए वहां किसी संत से मिले, तो सभी संत आखिरी में हमेशा एक चीज हम सबको बोलते, जो भी हम 20-25 लोग थे उनको, कि देखो तुम जिनके साथ हो उनसे कोई छोटी मोटी चीजें मत मांगना, मांगना है तो कुछ बड़ा मांगना। तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं। फिर मैंने एक चीज और देखी कि गुरुजी सबका बड़ा ध्यान रखते हैं, मतलब हम सबका तो रखते ही है, और अम्मा को भी बहुत गुरुदेव प्यार करते हैं, तो इतना उनका भी ध्यान रखते हैं। तो मुझे याद है हम एक ऐसे कोई मठ में या एक मंदिर में गए थे, जहां मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि गुरुदेव हमारे साथ नीचे जमीन पे बैठे थे, और वो जो संत थे वो सामने कुर्सी पे बैठे थे, एक चेयर उनकी थी उस पे बैठे, और वो कुछ पता नहीं तमिल या जिस लैंग्वेज में भी बोल रहे थे वो बातें कर रहे थे, और स्वामी सद्योजाता उस वक्त हमारे साथ थे। तो लास्ट में जब वो सब खत्म हुआ, फिर वो स्वामी, वो जो महाराज जी थे वो उठे, गुरुदेव उठे, फिर गुरु जी का हाथ पकड़ा और अंदर कमरे में ले गए। तो हमने फिर स्वामी जी को पूछा, मतलब सत्योजाता जी को पूछा कि क्या बोले ये, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। तो कुछ 15-20 मिनट वो बोलते रहे। तो फिर हमको बता रहे थे सत्योजाता जी कि वो ये बोल रहे थे कि आपका जो संस्था है या आपका जो भी काम है, ये सब अम्मा की वजह से है, मतलब अम्मा के आशीर्वाद से सब चल रहा है। तो पूरा समय यही बोले रहे थे अलग अलग चीज में कि सब कुछ अम्मा के आशीर्वाद से है, सब कुछ अम्मा की वजह से। तो हमको समझ नहीं आया कि अच्छा अम्मा की वजह से ऐसे वो बोल रहे थे। उसके बाद उस टूर में ऐसा था कि गुरुदेव की एक गाड़ी थी और एक और 4 व्हीलर, एक और कार थी, 2 कार छोटी थी और एक बस थी। तो एक कार में अम्मा और वो लोग थे, एक कार में गुरुदेव और कुछ लोग थे, और बाकी सब बस में चलते थे। तो फिर गुरुदेव बारी बारी बस में से 2-3 लोगों को गाड़ी में बिठाते थे। तो उसके बाद फिर मैं भी गाड़ी में बैठी, और जब हम वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और उस समय शायद ऐसा होता था कि हर जगह हमको सिर्फ चावल ही खाने को मिलते थे। तो मतलब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये कहीं भी रोटी नहीं मिल रही, सब जगह चावल ही मिलते हैं, या फिर इडली या डोसा या चावल, रसम, बस यही खाना है। तो हम करीब, मुझे लगता है वो 7-8 दिन का टूर था। तो गुरुजी ने बोला क्यों, चावल पसंद नहीं है? तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, पसंद तो है, पर फिर कुछ नहीं बोले। फिर हम जहाँ उतरे वहां पे फिर हम खाने गए। तब गुरुदेव के लिए तो गुरुजी को कमरे में ले जाते, वहां खाते, और हम सब लोग बाहर पंडाल में रखा होता था खाना, वो खाते। तो उस वक्त ऐसा मौका बना कि गुरुदेव अंदर चले गए, और हम लोग वहां पंडाल में देखा कि वापस वही चावल और वही इडली और वही सब कुछ है। तो फिर मैं नाम नहीं लूंगी, पर हम कुछ टीचर्स जो साथ में थे, हम सब ने सोचा चलो जाके आज कुछ रोटी वोटी खा के आते। तो पास में एक रेस्टोरेंट था, तो हम लोग सब भागे वहां खाना खाने। सबने अपने अपने मन से जो खाना था वो सबने ऑर्डर किया, और ऑर्डर कर ही रहे थे उतने में एक मैसेज आया, और जैसे ही मैसेज आया सबसे पहले हमारे एक टीचर चले गए। अब वो जब चले गए तो हम सबको लगा कि अगर ये चले गए मतलब हो सकता है गुरुदेव का मैसेज है। तो फिर धीरे धीरे एक के बाद एक सब निकलने लगे। फिर लास्ट में मैं और एक कोई और रह गए, तो हमने वो होटल वाले को बोला भैया कुछ मत बनाना, अभी हम आएंगे फिर फाइनल करेंगे, ये बोल के हम भी भागे। और जैसे ही हम भागे, बस रेडी थी, मतलब सब लोग बैठ चुके थे बस में, गाड़ियां भी रेडी हो गई थी। तो हमने सोचा गुरुदेव तो गाड़ी में बैठे, हम छुप के फटाफट बस में चले गए। जैसे ही हम बस में चढ़े, हमने देखा आगे की सीट पे गुरुदेव बैठे, और गुरुजी ने बोला कुछ भी नहीं, पर ऐसे आंख बड़ी करके जो देखा, वो देख के हमको कुछ तो अंदर महसूस हुआ। अब भूख तो लगी थी, खाया भी कुछ नहीं, चुपचाप वहीं बैठ गए बस में। फिर हम जो
हम जो भी 5-6 टीचर्स ऐसे गए थे, उनको गुरुदेव ने बुलाया अलग कमरे में, और तब गुरुजी ने खुद हमको एक बार ऐसा बोला कि देखो, जब कोई यजमान मतलब कोई भी हमको आमंत्रित करता है, वो जैसा भी खाना देता है, हमको वो बड़े प्यार से खाना चाहिए। अगर तुम वो नहीं खा के कहीं जाते हो और खाना खाने, उनको कैसा लगेगा? तो ये मतलब इसको आप डाँट कह लो या समझाना कह लो, पर ऐसे ही गुरुजी बड़े प्यार से, और उस दिन से हमेशा मन में ये बैठ गया कि अगर हम कहीं जाते हैं, वो जो भी देते हैं, हमको वो बड़े प्यार से, सम्मान से खाना है। तो ये एक अमेज़िंग उस तरह का अनुभव रहा। तो उसी समय हम एक टूर हुआ था जिसमें ताल कावेरी मतलब वो जो उद्गम स्थान है वहां जाना का हुआ था। तो मुझे याद है हम लोग जब आश्रम से निकले, तो हम बीच में एक मठ में रुके थे और वहां हमने भोजन किया, और वहां के जो संत थे, उन्होंने गुरुदेव को बोला कि आप बीच में एक पार्क है जो पुराना है, बहुत समय पहले का है, वहां जरूर विजिट करना। तो वो जो भी गुरुदेव की बात हुई, फिर उसके बाद हम लोग और आगे निकल गए। जब हम वहां आगे निकल गए, फिर वो करीब ऑलमोस्ट 5-6 घंटे बाद वो रास्ते में वो एक पार्क आ रहा था, तो वहां हम शाम को रुके। अब जब हम वहां रुके तो गुरुदेव ने पहले से कुछ प्लान किया था, वहां नजदीक का कोई जो सेंटर होगा, वहां के कुछ वॉलेंटियर्स को गुरुदेव ने बोला था कि हम वहां पार्क में रुकेंगे, वहां आप मिलने आ जाना। तो करीब वहां से 25-30 वॉलेंटियर गुरुदेव से मिलने आए, और हम कुछ 10-15 लोग थे जो गुरुदेव के साथ थे। और वो पार्क बहुत पुराना था, वहां ज्यादा लोग भी नहीं थे, सिर्फ 4-5 लोग वहां कहीं घूम रहे थे। तो 5-7 वो जो भी लोग थे वो आए और वो भी गुरुदेव के साथ जुड़ गए। तो वहां हम, क्योंकि इतना लंबा जर्नी करके पहुंचे थे, तो सब लोग फ्रेश होने गए, और जब वापस आए, तो मैं जब वापस आई तो मैंने ये देखा कि वहां एक टूटा-फूटा सा बीच में एक लकड़ी का टेबल जैसा था और एक छोटा सा हट जैसा था। तो सब लोग ऐसे गोल में बैठ गए थे, और गुरुजी बीच में खड़े होके वो पेपर प्लेट्स में वो खाना परोस रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे लगा कि ये कैसे पॉसिबल है, सब लोग बैठे हैं, गुरुदेव खड़े हैं और खाना परोस रहे हैं। तो मैं तुरंत गुरुजी के पास गई और मैंने कहा, गुरुजी मैं परोसती हूँ, आप बैठिए। तो गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं, एक काम करो, मैं ये प्लेट्स बनाता हूँ, तुम सबको दे दो। तो मैंने देखा वो टिफिन था, एक टिफिन बॉक्स था, और वो 5-6 आइटम जो भी थी, तो मतलब इतना इतना खाना था, करीब 10 लोग खा सकते हैं मेरे हिसाब से। और उसमें से गुरुजी हर एक में सब आइटम थोड़ी थोड़ी डाल के सबको दे रहे हैं, और मैं सबको दे रही हूँ, मतलब वो डिश बना रहे हैं। और ये चलता रहा, तो आप देखिए कि हम 15 एक लोग हम थे, 30-35 वो थे जो वॉलंटियर्स आए थे, तो करीब 50-55 लोगों को गुरुजी ने वो खाना सर्व किया। और लास्ट में गुरुजी ने मुझे भी प्लेट दी और अपनी भी प्लेट बनाई, और उसके बाद भी मैंने देखा कि इतना इतना खाना उसमें बचा हुआ था, मतलब एक एक चम्मच जितना खाना। और ये मेरे लिए बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब उस वक्त तो समझ में नहीं आया कि वो क्या हुआ, पर जब वो हो गया, फिर हम लोग सब समेट के, जब जो जिस गाड़ी में था, वो 2-3 कार सी थी उस वक्त, तो हम उस गाड़ी में बैठे, और जो डिवोटी वो टिफिन लेके आए थे, वो एक्चुअली गुरुदेव के लिए सुबह के लिए वो खाना लेके आए थे कि रास्ते में पता नहीं क्या खाना मिलेगा, तो लंच वो गुरुजी ये करेंगे। अब वो लंच की जगह शाम हो गई थी, और वो जो भी खाना था वो गुरुजी ने सबको बांटा। और वो लेडी रो रही है, और वो मेरी गाड़ी में थी, तो मैंने कहा, आप क्यों रो रहे हो? वो सबने खाया और उसके बाद भी एक एक चम्मच जितना वो खाना बच गया। तो बोलते हैं, इसीलिए तो रो रही हूँ कि कैसे ये कैसे हुआ। मतलब वो जो खाना था, मैं गुरुदेव के लिए बना के लाई थी, पर जब भी गुरु जी के लिए बनाते हैं तो थोड़ा ज्यादा बनाते हैं ना, तो हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा 5-6 लोग खा ले। तो मैंने कहा, हाँ, ये तो मैंने भी सोचा था कि इसमें से तो 10 एक लोग खा सकते हैं, पर ये नहीं समझ में आया कि वो 10 लोगों का खाना 50 लोगों तक कैसे बट गया।